पेशेंट एंडोस्कोपी से डर जाता है, वो ये कहता है कि मैंने एंडोस्कोपी नहीं करवानी। तो एंडोस्कोपी बेसिकली आसान अल्फाज में क्या होती है? एंडोस्कोपी अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये कैमरा है जिसने आपके मैदे में कैमरे वाला जाके, टेस्ट है जो आपकी हाँ खुराक की नाली से हाँ जी, मैदे खुराक में। की नाली से मैदे के अंदर जाना है, कैमरे से एग्जामिन हो जाना है, दिस सिंपल। ठीक। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ये देखने में सुनने में आप कह लें कि थोड़ा सा फैंसी वर्ड है तो पेशेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान होता है। फिर इसमें जो स्टरलाइजेशन टेक्निक्स वगैरह हैं उनका बहुत ख्याल रखा जाता है। मोस्टली गवर्नमेंट सेटअप्स में अवेलेबल है, बहुत सारे प्राइवेट सेटअप्स में भी अवेलेबल है। तो इसमें मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपका डॉक्टर आपको एंडोस्कोपी एडवाइस करे तो उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोशिश करेंगे अपने डॉक्टर को कंप्लाई करें, डॉक्टर की एडवाइस के साथ जाएं, उसको फॉलो करें। और जब आप डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आपकी डायग्नोसिस भी अच्छी होगी, जल्दी होगी, और जो इलाज है वो भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। कुछ लोग डर के टेस्ट नहीं कराते और उससे क्या होता है कि उससे मसला जो है वो तादेर चलता रहता है, उसे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो जो बहुत लंबे अरसे का गैस्ट्राइटिस होता है उसके अपने मसाइल हैं, उसके अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो पेशेंट और तरीके से जो सफ़र कर रहा होता है। तो ज़रूरी है कि डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया जाए और टाइमली फॉलो किया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की थी एपिगैस्ट्रिक पेन की कि वो इस रीजन के अंदर लोगों को ये पेन रहता है, तो एपिगैस्ट्रिक पेन होने की वजह भी बेसिकली गैस्ट्राइटिस होता है? एपिगैस्ट्रिक पेन बहुत वजह से हो सकता है, लेकिन गैस्ट्राइटिस उसकी एक आम वजह है काज जिसको हो हम, सकती है। हाँ जी बिल्कुल, हम उसको फॉरन से पिक जो है वो गैस्ट्राइटिस को हम देख सकते हैं। अगर हिस्ट्री को रिलेट करिए, अगर पेशेंट जो अलामात उस तरह की बता रहा है और हर चीज़ जो है उस डायरेक्शन में जा रही है तो हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैदे का दर्द बार बार होता है, मैदे में सोजश भी रहती है, लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो क्या इस नेग्लिजेंसी की वजह से कोई क्रॉनिक डिजीज भी हो सकती है? जी बिल्कुल, इससे बहुत सारे क्रॉनिक मतलब मसाइल भी हो सकते हैं और क्रॉनिक डिजीजेस भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक इसमें जो मैदे में ज़ख़म बन जाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स उनको कहा जाता है, वो हो सकते हैं। वो ज़ख़म जो हैं ये इसी तरह हैं जैसे आपके स्किन के बाहर कोई ज़ख़म बन जाता है तो वो आपको बहुत तकलीफ देता है और फिर वो हील होने में टाइम लेता है। अब ये सोचें कि उसी तरह का कोई ज़ख़म आपके मैदे के अंदर बना हुआ है, उसकी अंदरूनी जो झिल्ली है, उसकी जो तय है उसके अंदर बना हुआ है, तो सोचें कि उसको कितना टाइम लगेगा ठीक होने में अगर वो बन गया है तो। और ये हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होता है, क्योंकि हम जब उसके शुरू में एपिसोड्स हो रहे होते हैं और जब वो क्रॉनिक नहीं होता, एक्यूट फेज में होता है, तो उस वक्त हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो जब वो अल्सर्स बन जाते हैं तो फिर उसका इलाज करना एक क्रॉनिक कंडीशन का थोड़ा सा ज़्यादा डॉक्टर के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन वो आपको दवाइयाँ ज़्यादा दे सकता है, आपके विजिट्स ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी कंप्लेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। सो एक तो गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। दूसरी बात यह है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मैदे में तेज़ाबियत की वजह से क्या होता है कि मैदे के अंदर सुराख हो जाता है और जो कंटेंट है वो पेट में फैल जाते हैं, पेरिटोनाइटिस उसको कहा जाता है, और वही कंटेंट अगर छाती में फैल जाए तो उसे मीडियास्टिनाइटिस कहा जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन है, ये भी हो सकती है वो, लेकिन हम इस चीज़ को ना इतना आगे तक सोचते नहीं हैं। एज अ पर्सन हम इग्नोर करते रहते हैं कि अच्छा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये दवाई कभी ले ली कभी छोड़ ली। अगर आप मुसलसल दवाई ले रहे हैं, आप टाइम पे इलाज करा रहे हैं, आपको ये मसाइल कभी भी नहीं होंगे, आप कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज पे जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप एक चीज़ को मुसलसल इग्नोर कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी और वो फिर आपको ही फेस करना पड़ेंगी, लेकिन आपके साथ फिर उसको डॉक्टर भी फेस करता है, क्योंकि बहरहाल उसने आपको इलाज करना है और बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तीसरा, एक दो तरह के कैंसर्स ऐसे हैं जो इसी वजह से हो सकते हैं। सो इन मोर देन वन वे इसकी कॉम्प्लिकेशंस आपके जिस्म को मुतासिर कर सकती हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और मतलब जदीद तहकीक से ये सामने आई है कि जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस या मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है उनको एलर्जीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं। ठीक। ये अब इसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है, बहुत सारी तहकीक मौजूद है, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। तो जो एलर्जी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उन्हें जो पहली बात हम कहते हैं कि आप एंटासिड का इस्तेमाल करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। उन्हें हम वो सब चीज़ें बताते हैं जो शो के शुरू में हमने डिस्कस की, ताकि उनका जो गैस्ट्राइटिस है या तेज़ाबियत है वो कंट्रोल में रहे। और एलर्जी जो है वो सिर्फ स्किन पे छालों का नाम नहीं है, एलर्जी मुख्तलिफ तरह से हो सकती है। एलर्जी में सांस के मसाइल भी हो सकते हैं, वो एस्थमा एक तरह का होता है, जैसे एस्थमेटिक कफ होती है वो भी इस वजह से हो सकती है। सो इन मोर देन वन वे इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत ज़्यादा शदीद हैं। तो उससे बेहतर है कि इनिशियल स्टेप पे या शुरू पे ही उसको इलाज जो है उसका देख लिया जाए, कंसिडर कर लिया जाए। उसमें वो बहुत मशहूर कुछ दवाइयाँ हैं जो मौजूद हैं, वो दी जाती हैं और पेशेंट सेटल कर जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एच पाइलोराई का इन्फेक्शन निकल आया तो एंटीबायोटिक दे देते हैं, उससे भी अगेन सेटल हो जाता है। ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बता दिया और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसमें कवर भी होगी। और वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां अगरचे कुछ शौक़ नहीं है मेरा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बिल्कुल। तो आपकी बातों से मुझे वो ये लग रहा है कि हमारी जो ऑडियंस है उनको बड़ा मज़ा आ रहा होगा और उनको ये बात प्रॉपर तरीके पे समझ भी आ रही होगी। जी। बाज़ दफ़ा होता ये है कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन वो मैसेज डिलीवर करने का जो एक अंदाज़ होता है वो हर बंदे का अपना होता है, तो वो आपका अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात ये करते हैं, जैसे एच पाइलोराई की हमने बात की, तो इसके लोग टेस्ट करवाते हैं ब्लड के अंदर तो वो पॉजिटिव आता है, लोग इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, 3 से 4 हफ्ते वो मेडिकेशन भी करते हैं, फिर भी पॉजिटिव आता है तो उनको, जैसे आपने एक बात की थी डिप्रेशन, कि उनको एक साइकोलॉजिकल जो है ना वो इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो क्या मैदे की सोजिश और नफसियाती अमराज जब ये आपस में इकट्ठी होती हैं तो इसका बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट होता है? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि स्ट्रेस की तरफ हमने अभी आना था। स्ट्रेस जो है ना, ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी मैदे की तेज़ाबियत को ट्रिगर करेगा। ठीक है। और स्ट्रेस हम आजकल हर इंसान जो है उससे कोई भी बात पूछो तो कहता है मुझसे ज़्यादा बात ना करो, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। आप 5th क्लास के बच्चे को भी पूछेंगे ना तो वो कहेगा स्कूल से आके मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मम्मी अभी मुझसे बात ना करें। तो स्ट्रेस जो है ना ये इस हद तक कॉमन हो चुकी है, इसका कोई एज ग्रुप नहीं है, इसका कोई जेंडर नहीं है, इसकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये हर शख्स को हर वक्त। और जिस तरह अभी हमारा सोशल मीडिया का दौर है और अवेयरनेस का दौर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस जो है वो हर लेवल पे है, चाहे वो बच्चे हैं या चाहे वो बड़े हैं। बड़ों की अपनी चैलेंजेस और स्ट्रेस के वो हैं पॉइंट्स हैं, बच्चों के अपने हैं, लेकिन है तो स्ट्रेस जो है वो ट्रिगर करती है गैस्ट्रिक एसिडिटी को। और जब एसिडिटी ट्रिगर होती है तो अगेन वो सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अगेन यस, देयर इज़ अ कनेक्शन। और वो कनेक्शन हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह के स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें। स्ट्रेस हर इंसान की ज़िंदगी में, मैं ये नहीं कह सकती आप स्ट्रेस लेना छोड़ दें, वो एक आपकी वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि किसी बात पे आप परेशान हो गए, कोई कम परेशान होता है, कोई ज़्यादा, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप उसे मैनेज करना सीखें। आपको पता हो कि ये स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ बट वी हैव टू हैंडल इट। जैसे एंगर मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स होती हैं, ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी वर्कशॉप्स होती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटीरियल जो कि यूट्यूब पे और मुख्तलिफ जगह पे अवेलेबल है रिगार्डिंग स्ट्रेस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इंसान की नफ्सियात का और मैदे की तेज़ाबियत का, स्ट्रेस का और मैदे की तेज़ाबियत का, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और येस इट प्लेज अ ह्यूज रोल। ठीक है, यानी अपने आप को अगर स्ट्रेस फ्री करेंगे जी तो स्टोमिक भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल स्टोमिक भी बेसिकली एक मसल है, आपकी बॉडी का एक ऑर्गन है, बिल्कुल तो जब बॉडी पूरी रिलैक्स होगी तो ये भी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, स्लीप डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई बंदा प्रॉपर सोता नहीं है या उसकी नींद पूरी नहीं होती तो इससे भी मैदे में कोई असरात होते हैं? जी बिल्कुल, उससे भी एसिडिटी और तेज़ाबियत के मसाइल सबसे ज़्यादा हैं और रीगर्ज है। फिर जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं वो वैसे तो बहुत ज़्यादा, और भी इनके जैसे आपका पूरे दिन का बैलेंस ख़राब हो जाता है, आपकी बॉडी का एक सर्केडियन रिदम है वो ख़राब हो जाता है। हमेशा से अगर आप अपने दीन को पढ़ें और उसको फॉलो करें तो वो उसमें जो अहकाम है अगर उन्हीं पे हम चलते रहें तो रात को टाइम से सोएं, सुबह फजर पे उठें, आपका सर्केडियन रिदम भी ठीक रहता है। लेकिन हमने अपनी आप को अपनी ज़िंदगी को ना मुश्किल बना लिया है दीन से दूर होके, और उसके अलावा ये लेट नाइट जाग जाग के अपने स्लीप के जो पैटर्न्स हैं उनको चेंज कर करके। तो अगर आप कभी किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करने जाएं तो वो आपको हमेशा एक बात कहेंगे कि अगर आपने हेल्दी रहना है, न्यूट्रिशनिस्ट को लोग क्यों कंसल्ट करते हैं? 2 वजह से। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं वो कहते हैं हमने वेट लॉस करना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेट उनका अच्छा जा रहा होता है लेकिन वो कहते हैं हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। जब हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की बात आती है तो पहली एडवाइस जो दी जाती है वो ये दी जाती है स्लीप पैटर्न ठीक करें, रात को टाइम से सो जाएं और सुबह फजर पे उठ जाएं। तकरीबन 10 बजे सो जाएं। अगर आप 9 बजे आपको टू अर्ली लगता है तो 10 साढ़े 10 बजे सो जाएं और सुबह टाइम से आप उठ जाएं, और फिर उसके बाद आपका जो बॉडी का रिदम है और जो उसके मुताबिक आपकी सारी जो डे की एक्टिविटीज़ चलेंगी तो इस तरह के आपके मसाइल नहीं होते। लेकिन होता क्या है, हम पूरी रात जागते हैं, फिर पूरा दिन जो है वो सोते हैं, आपकी स्लीप की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होती है, पैटर्न डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से ये मसाइल बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं।